दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम पढ़ेंगे विस्तार से कोशिका की संरचना के बारे में। अगर हम बात करते हैं कोशिका संरचना की, तो कोशिका मुख्य 3 घटकों से मिलकर बनी हुई है। पहला जो घटक है वह है कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक द्रव कला या साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। कोशिका का दूसरा घटक है कोशिका द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। और कोशिका का तीसरा घटक जो है वह है केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक कोशिका इन 3 मुख्य घटकों से मिलकर के बनी हुई है। हम अब इनको विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली जो है, यह कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह सबसे बाहरी आवरण है जो उसको बाह्य पर्यावरण से पृथक करता है, बाह्य पर्यावरण से पृथक करता है। यह एक पतली लचीली झिल्ली होती है जो वर्णात्मक पारगम्य होती है। जिसका अर्थ क्या होता है? वर्णात्मक पारगम्य। वर्णात्मक पारगम्य, इसके अगर हम देखते हैं, वर्णात्मक का मतलब है विशेष, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब अभी समझा देता हूं। पार यानी आर पार, और गम में गम धातु जो संस्कृत की है, जिसका मतलब होता है जाना, चलना। यानी ये जो हमारी कोशिका की कोशिका झिल्ली होती है, ये कुछ सिलेक्टेड जो पदार्थ होते हैं, कुछ विशेष पदार्थ होती है, उनको ही अपने आर पार आने जाने देती है। जो भी उपयोगी पदार्थ हैं, जैसे जो पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि, या जो खनिज लवण है, या फिर अन्य उपयोगी पदार्थ जो कोशिका को किसी भी प्रकार से उपयोगी प्रतीत होते हैं, उन्हें यह अपने भीतर आने देती है। और कोशिका कार्यों में जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका भीतर से, यह कोशिका झिल्ली भीतर से बाहर जाने देती है। इस प्रकार यह सेलेक्टिवली किसी भी पदार्थ के आवागमन का, अपने आर पार आने जाने का जो नियंत्रण करती है। इस गुण को हम कोशिका झिल्ली का वर्णनात्मक पारगम्यता बोलते हैं। कोशिका के इस गुण को हम बोलते हैं वर्णनात्मक पारगम्यता। अब बात करते हैं इसकी रासायनिक संगठन की। अगर हम बात करते हैं रासायनिक संगठन की, तो जो कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है। लिपोप्रोटीन, एक तो इसका जो ये लिपोप्रोटीन है, इसका एक जो रासायनिक संगठन में एक कंपोनेंट जो है, एक यौगिक है, वो लिपोप्रोटीन है। और दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। ये अगर हम बात करते हैं, मैंने सभी आप अपेक्षा है कि आप सबको पता भी होगा, भोजन के विभिन्न घटक हैं, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अगर हम बात करते हैं पहले रासायनिक यौगिक की, लिपो का मतलब होता है वसा, और प्रोटीन आप अच्छे से जानते हैं। यानी जो लिपोप्रोटीन है वह है वसा और प्रोटीन का, वसा प्लस प्रोटीन का यौगिक है। और जो ओलिगोसैकेराइड है, ये एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार से अगर हम रासायनिक संगठन की बात करते हैं, तो कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन और ओलिगोसैकेराइड से बनी होती है। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में जो ये आपको दिखाई दे रही है, यह सूक्ष्म माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो किसी भी सूक्ष्म वस्तु को 1,00,000 गुना से अधिक बड़ा करके दिखाता है। उस पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर जो हमारी कोशिका झिल्ली है, वो कुछ इस प्रकार से प्रतीत होती है। ये तो था हमारा कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या हुआ? कोशिका झिल्ली का कार्य तो क्या हुआ कि ये सिलेक्टिवली किसी भी पदार्थ को अपने भीतर बाहर आने जाने देती है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो सीधा भीतर आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा इसका कार्य ये है कि ये जो अपने आप को बाह्य पर्यावरण से पृथक करती है। और तीसरी बात है कि केवल यही जिम्मेदार है इसकी कोशिका को एक आकृति देने के लिए, यानी कोशिका अस्तित्व में आने के लिए उसको एक आकृति चाहिए। ठीक है, एक आकृति, जिस प्रकार मकान को बनाते समय एक प्लॉट होगा, प्लॉट की बाउंड्री होगी तभी तो घर बनेगा। तो यानी संरचना में अगर हम बात करें, ये बड़ी विशिष्ट और महत्वपूर्ण है। इसी के कारण ही किसी भी कोशिका की जो आकृति है वो निर्धारित होती है। और अगर हम बात करते हैं कोशिका की आकृतियों के बारे में,
तो प्रत्येक जीव में और उत्तक में इसके कार्यों के अनुसार इसकी आकृति बदलती रहती है। विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं आकृति के अनुसार हमने देखे हैं, वो गोलाकार हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं, बहुभुजीय हो सकती हैं, या ये फिर रोम युक्त हो सकती हैं। किस उत्तक में और किस कार्य के लिए ये बनी है, उसके आधार पर इनकी संरचना जो है वो परिवर्तनशील है। और तंत्रिका कोशिका की अगर हम बात करें तो वो बड़ी एक शाखा युक्त कोशिका है, जो हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे कि नहीं अगले वीडियो में। ये था हमारा कोशिका झिल्ली के बारे में। अगर हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बाद, जो पेड़ पौधे होते हैं, सभी पेड़ पौधे और जो जीवाणु हैं और कुछ विशेष प्रकार के कवक हैं, ये आदि, उनके बाहर उनमें भी उनमें इस कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक परत रहती है। यह कोशिका के बाहर जो दूसरी परत है, जो मैं इसको स्केच से ब्लू स्केच से दिखा रहा हूं, केवल पादपों में, इनमें पादपों में, और जो हमारे जीवाणु है जिसको हम इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, और कुछ कवक हैं जैसे यीस्ट आदि, इनमें ये एक बाहरी कवच होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी कोशिका भित्ति। इसको क्या बोलेंगे हम, कोशिका भित्ति। यानी सभी जीवों में ये नहीं होती, कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है पेड़ पौधों की कोशिका में। पादप, पादप यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका झिल्ली, ये हमारी क्या है यहाँ पे, ये है हमारी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो मैंने इस चित्र में काली रंग से मैंने जिसको दिखाया, ये है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के बाहर जो नीले रंग से मैंने दिखाया, ये है कोशिका भित्ति। रासायनिक रूप से यह जो कोशिका भित्ति है, यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज से मिल करके बना होता है। तो ग्लूकोज का एक बहुलक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो दृढ़ता आती है, जो कठोरता होती है, वह इस कोशिका भित्ति से ही आती है। एक साधारण सा क्रियाकलाप देखिए, आपने कई बार किया भी होगा। अगर हम किसी भी किशमिश को यानी मुनक्का को अगर हम पानी में डाल देते हैं, तो आप देख पाते हैं कि वह पानी को अवशोषित कर लेते हैं, यानी पानी उसके भीतर जाता है, जिस कारण से वह फूल जाती है। यानी यहाँ ये देखिए, हमने कटोरी के अंदर एक किशमिश डाली थी, और ये जब कुछ समय तक रही, मान लीजिए हमने इसको छोड़ दिया रात भर तक के लिए, तो ये अगले दिन जो होता है फूल करके बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये फूल करके इसका आकार बढ़ गया। ये क्या होता है, किस कारण से हुआ, ये क्या है, जब भी किसी भी कोशिका को ऐसे पानी में रखा जाता है या कुछ ऐसे घोल में रखा जाता है जिसमें जल की अणुओं की जो संख्या है, जो सांद्रता है, वो कोशिका के भीतर जो जल की सांद्रता उससे अधिक होती है। तो कोशिका के बाहर जल की सांद्रता अधिक होने के कारण से जो जल के अणु हैं वो कोशिका के भीतर प्रवेश करने लगते हैं। इसको बोलते हैं एंडोओस्मोसिस, एंडोओस्मोसिस। और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रासरण, अंतःप्रासरण। अंतःप्रासरण विधि के द्वारा जो जल के अणु हैं वो कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं, जिस कारण से कोशिका फूल करके बड़ी हो जाती है। अब एक बात ये दूसरी देखिए, जिस प्रकार से हम गुब्बारे में हवा डालते हैं, गुब्बारे में हवा डालने पर एक निश्चित मात्रा से अधिक वायु जब भरी जाएगी तो गुब्बारा फट जाता है। तो ये अंतःप्रासरण निरंतर चलता रहेगा, पानी के अणु जो है वो कोशिका में प्रवेश करते रहेंगे। तो कोशिका फटती क्यों नहीं है, कोशिका के नहीं फटने का जो मुख्य कारण वह है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है जिसके कारण से ये पादपों में, जीवाणुओं में या विशेष प्रकार के जो कवक हैं जिनको यीस्ट बोलते हैं, कोशिका को फटने नहीं देती है। यह था हमारा अंतःप्रासरण। इसके एक विपरीत भी होता है, जब कोशिका कुछ ऐसे जल में जहां पे जल की जो सांद्रता है वो कोशिका के अंदर ज्यादा है और बाहर क्या है, जल की सांद्रता क्या है, कम है, तो क्या होता है, तो जल के अणु कोशिका से बाहर आने लगते हैं। इसको बोलते हैं एक्सोओस्मोसिस, एक्सोओस्मोसिस, या फिर इसको हिंदी में हम बोलेंगे
बहिर्परासरण। बहिर्परासरण के कारण कहते हैं जब ये जल के कण कोशिका से बाहर निकल जाएंगे तो कोशिका झिल्ली के भीतर का जो पदार्थ है वो सिकुड़ जाएगा, जिसको हम जीव द्रव कुंचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव कुंचन। संकुचन से बना इस बात, संकुचन का मतलब सिकुड़ना, यानी जीव द्रव सिकुड़ भी जाता है। कोशिका के बाहर जो जल विद्यमान है कितना है, कम है या ज्यादा, उसके आधार पर ये दो क्रिया आते हैं, अंतःप्रासरण और बहिर्प्रासरण। अंतःप्रासरण से कोशिका फूलती है और बहिर्प्रासरण से कोशिका सिकुड़ती है। लेकिन फिर भी पौधों की अपनी आकृति बनी रहती है, यह केवल किसके कारण से होता है? कोशिका भित्ति के कारण। तो ये तो हमारे जो सबसे पहली जो संरचना है कोशिका झिल्ली उसके बारे में, और एडिशनली जो पौधे होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त पाई जाने वाली है जो दूसरी संरचना थी कोशिका भित्ति, उसके बारे में हमने इसका अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं अगले, ये जो हमारे अगली घटक है हमारा कोशिका का, वह क्या है? कोशिका द्रव्य। यानी जो ये कोशिका झिल्ली होती है, इस कोशिका झिल्ली के भीतर ईयर 1839 में J.E. पुरकंज ने ये बताया कि जीव द्रव की खोज की थी। यानी कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका द्रव है कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली के भीतर। ये क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव कला बोलते हैं। ये क्या है हमारा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के भीतर एक गाढ़ा अर्ध तरल चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है। ये देखिए, इसके आर पार देख सकते हैं, बिल्कुल पारदर्शी होता है। ठीक है, पारदर्शी होने के कारण से इसका मतलब इसके आर पार देख सकते हैं, इसलिए इसको हम पारदर्शी बोलते हैं। इस पदार्थ को जो नाम दिया गया वह दिया गया जीव द्रव है। अगर हम जीव द्रव की रासायनिक संरचना की बात करते हैं तो जो जीव द्रव है, जीव द्रव नहीं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव है। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव का जो रासायनिक संगठन है, वह क्या है? 80%। इसमें क्या है? 80% इसमें जल है, 15% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है, और 3% जो है इसके अंदर वसा होती है, और 1% इसके अंदर क्या होता है? 1% होता है कार्बोहाइड्रेट, और जो शेष 1% हुआ, यानी कितना आ गया? टोटल कितना आ गया हमारा? 100%। ठीक है, जो 1% हो गया कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ में क्या आ जाता है? खनिज लवण। क्या आ जाएगा आपका? खनिज लवण, जो यानी कोशिका के उपयोग के लिए सोडियम, पोटाशियम आदि जो आयन है, कैल्शियम जैसे मिनरल है, ये सभी कैसे भी आते हैं। ये थी हमारी रासायनिक संगठन जो कोशिका द्रव्य का पाया जाता है। तो ये हमारा दूसरा कंपोनेंट हुआ कोशिका द्रव्य। अब हम बात करते हैं तीसरे के बारे में। जो तीसरा संगठन है वह है क्या है? केंद्रक। अगर हम केंद्रक की बात करते हैं, केंद्रक की जो खोज थी, वो केंद्रक जो था वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने खोज की कि कोशिका के भीतर एक गोलाकार आकृति होती है। अगर हम यहां देखें, ये दोहरा आवरण की, यानी क्या है? केंद्र क्या है? दोहरे आवरण युक्त गोलाकार संरचना। क्या हो गया आपका? गोलाकार संरचना। मैं इसको एक बार यहां दर्शाता हूं। ये हमारी कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के भीतर ये मान लीजिए मैंने जो डॉटेड लाइन में बताया, ये क्या था? हमारा कोशिका द्रव्य है। ठीक है, अब यहां देखिए, इसके भीतर हम जो स्केच बना रहे हैं उसमें आप क्या कीजिए, इस प्रकार से जो केले की आकृति होती है, केले की आकृति की प्रकार से आप, जिस प्रकार हम केलों को एक सर्कल के रूप में अरेंज करते हैं, इस तरह से आप एक गोलाकार संरचना बना लीजिए, गोलाकार आकृति बना लीजिए। ये आ गया हमारा। और ये है हमारा, ये जो गोलाकार, इसके भीतर ये तो जो है हमारी, ये है बाहरी परत, बाहरी
केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, इस आवरण को बोलते हैं झिल्ली। ठीक है, जो भी आवरण होता है उसको हम झिल्ली बोलेंगे। ये क्योंकि केंद्र के बाहर की ओर है, ये क्या है, भीतर की ओर, ये क्या है, भीतरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली। कौन सी झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। ये होता है केंद्रक, यानी कोशिका द्रव में एक गोलाकार संरचना होती है जो द्विआवरणीय होती है। द्विआवरणीय का मतलब इसमें इट हैज टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन होती हैं, दो परत होती हैं, एक बाहर की परत और एक भीतर की परत। और इस गोलाकार संरचना में छिद्र होते हैं, ये क्या हमारे छिद्र। इन छिद्रों के कारण से जो कोशिका द्रव्य है, जो कोशिका द्रव्य है वह और अन्य उपयोगी पदार्थ जो है वो केंद्रक के भीतर जा सकते हैं, और केंद्रक में बनने वाले जो विभिन्न उपयोगी पदार्थ हैं वो बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो एक विशेष रोचक जो बात यहाँ पर है, वह रोचक बात क्या है कि जब यह कोशिका द्रव्य जब इस केंद्र के भीतर प्रवेश करता है तो हम इसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। जैसे साइटोप्लाज्मा का ना, साइटो का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, है ना, बताया था कि क्या है, सेल का अध्ययन होता है, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो साइटो का होता है सेल, तो साइटोलॉजी यानी कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा का मतलब क्या है, द्रव्य, प्लाज्मा का मतलब क्या गया, द्रव्य। तो यहाँ पे ये केंद्र के भीतर गया कोशिका द्रव्य। रासायनिक संरचना से जो ये द्रव्य भीतर है और जो ये बाहर है लगभग समान है। अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन जो केंद्रक में बनते हैं, जो हम अगले वीडियो के अगले सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, उनको छोड़कर के इनकी जो संरचना है, रासायनिक संरचना, वो समान है, किंतु इसका नाम बदल जाता है। और इसको यहाँ पे केंद्रक द्रव्य, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्मा भी बोलते हैं, या इसको केंद्रक रस भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, केंद्रक रस। और केंद्रक रस को आप बोलते हैं न्यूक्लियर सैप। तो ये होता है हमारा वही केंद्र कोशिका द्रव्य। अब ये दोनों मिल जाएं, अगर हम बात करते हैं ये केंद्रक द्रव्य और जो कोशिका द्रव्य है, प्लस में ऊपर कर लेता हूं, ये कोशिका द्रव्य, जो ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य प्लस में क्या ले लेंगे अपन, केंद्रक द्रव्य, एक ये और दूसरा ये, इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको, जीव द्रव्य। क्यों बोला हमने इसको जीव द्रव्य, देखिए जो जीवन को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की जो जैव क्रियाएं होती हैं वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य में ही होती हैं। कुछ कोशिका द्रव्य में होती हैं तो कुछ केंद्रक द्रव्य में होती हैं। यानी अगर हम दोनों को समराइज कर देते हैं, जिन प्रक्रियाओं के कारण से जीवन का अस्तित्व बना रहता है वो सारी जैविक प्रक्रियाएं इन दोनों द्रवों में होती हैं। इसीलिए इन दोनों द्रवों को संयुक्त रूप से जीव द्रव बोलते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो का मतलब है जीव, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो आप क्या बोलेंगे कि इसको हिंदी में बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार। यानी एक अंक के जो छोटे प्रश्न हैं उनमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, जीव द्रव को हम जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। और जो जीव द्रव होता है वह है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव संयुक्त रूप से मिलने पर बनता है, अर्थात कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को संयुक्त रूप से हम जीव द्रव्य बोलते हैं, क्योंकि सभी जैविक प्रक्रियाएं इन दोनों द्रवों में ही होती हैं। इसी कारण से जीवन उत्पन्न होता है और इस आधार पर हम इसको क्या बोलते हैं, जीवन का भौतिक आधार, द फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। ये तो था हमारा
कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बारे में। अब हम वापस ये सभी केंद्रक की चर्चा चल रही है हमारी, तो ये केंद्रक द्रव होने के बाद, यानी इसको मैं लिख देता हूं, इसके अंदर क्या है, इसके भीतर क्या है, अब हमने देख लिया ये क्या है, इसके अंदर केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, ठीक है। केंद्रक द्रव के अतिरिक्त इसके अंदर जो केंद्रक है, इसके अंदर धागेदार एक संरचना बनी रहती है, फैली हुई रहती है। इस धागेदार संरचना को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन नाम का एक धागेदार संरचना है पूरे के पूरे केंद्रक में, बहुत लंबी, ठीक है, अटूट, यानी बिना टूटी हुई एक ही चीज लगातार ये चलती रहेगी, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। रासायनिक रूप से अगर हम बात करते हैं इसका, रासायनिक रूप से यह है किससे बनी होती है, डीएनए से। यानी जो रासायनिक संरचना है, जिस प्रकार जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, उसी प्रकार जो ये क्रोमेटिन है, जो धागेदार संरचना में केंद्रक के भीतर दिखाई देती है, वह क्रोमेटिन डीएनए से बनी होती है। और डीएनए का मतलब होता है, डी से बनेगा डी ऑक्सी और राइबो, डीऑक्सी राइबो, एन से बनेगा न्यूक्लिक, न्यूक्लिक, ए से बनेगा आपका एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये वो रासायनिक पदार्थ है जिससे ये क्रोमेटिन बना होता है। मैंने बताया कि क्रोमेटिन एक बहुत लंबी अटूट श्रृंखला है, एक अटूट धागेदार संरचना है, यानी बहुत लंबी श्रृंखला है, कड़ी है। जिस प्रकार से आपने देखा है साइकिल की चेन है तो वो बहुत लंबी है और उसमें भी छोटी छोटी कड़ी आती हैं। तो जो ये क्रोमेटिन होती है, इस क्रोमेटिन का जो ये छोटा एक अंक होता है, बहुत सारी कड़ियों से मिलकर बनी है, जो छोटे एक सबसे सूक्ष्म जो क्रोमेटिन की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई, यानी जिन इकाइयों से मिलकर के क्रोमेटिन बना है, उस क्रियात्मक इकाई को जीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, जीन। इंग्लिश में इसको GENE बोलते हैं, जीन, ठीक है। ये जो जीन होते हैं, ये जितने भी गुण माँ बाप में हैं, उन सभी गुणों को उसकी संतान तक पहुंचाने में मदद करते हैं। संतान तक माता पिता के गुणों को ले जाने का जो सारा कार्य है, वह इन्हें जीन के कारण ही होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सन 1970 में, ठीक है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक, अमेरिकी, जो अमेरिका में रहते थे, अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, हरगोविंद सिंह खुराना जी ने आर्टिफिशियल कृत्रिम जीन बनाए थे। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कृत्रिम जीन, यानी जीन वो होते हैं जो माता पिता के गुणों को संतान में ले जाते हैं। कृत्रिम जीन बनाने का मतलब हुआ हम आनुवांशिक रूप से एक सक्षमता है वो विकसित कर सकते हैं। तो इस बहुत बड़ी खोज के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना को 1978 में तो इन्होंने खोज की थी किसकी, कृत्रिम जीन बना के दिखा था। तो उसके प्रयत्न हुआ और फिर प्रक्रिया से भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की, और 1978 में 1978 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ये भारतीय वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला इस जीन की खोज करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि ये एक स्लाइड देखिए, इस स्लाइड में आपको दिखाता हूं। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में जो ये पिंक कलर का आपको ये गोलाकार आकृति दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारा केंद्रक है। इस पिंक आकृति में आप देखेंगे ऊपर छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं। ये जो छेद है ना, ये मैंने बताया था कि द्विआवरणीय गोलाकार संरचना है केंद्रक, उसमें छिद्र होते हैं। तो ये जो छिद्र है जो इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ये छिद्र वही छिद्र है जिनके आकार कोशिका द्रव है या केंद्रक में बनने वाले उपयोगी पदार्थ बाहर आते हैं। और इसके भीतर ये देखो, ये गुलाबी रंग का लंबे ये धागेदार संरचना है, ये हमारी क्रोमेटिन है। और इसके अतिरिक्त बीच में ये काले रंग की एक संरचना है, ये है केंद्रिका। यानी अब हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक के बारे में हमने क्या जान लिया कि केंद्रक द्विआवर्ती एक संरचना है, गोलाकार संरचना है। इसके भीतर एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। एक धागेदार संरचना आती है जिसको हमें क्रोमेटिन बोलते हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें एक इसके अतिरिक्त इसके अंदर एक और गोलाकार संरचना होती है। केंद्र के भीतर एक गोलाकार संरचना और होती है। इस गोलाकार संरचना को हम क्या कहेंगे,
इस गोलाकार संरचना को बोलते हैं केंद्रिका। क्या बोलते हैं? केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो केंद्रिका होती है, ये केंद्रिका, अगर हम बात करते हैं केंद्र, जिस प्रकार के कोशिका के भीतर के कोशिका का केंद्रक है, इसी प्रकार केंद्र के भीतर भी एक केंद्र है जिसको केंद्रिका बोलते हैं, और इसके अंदर पाया जाता है आरएनए और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम। ये जो आरएनए और एंजाइम होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये कोशिका विभाजन का, किसका कार्य करेंगे? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यानी जो जीव की वृद्धि होती है, जिस प्रकार जब हमने जन्म लिया तो हम छोटे बालक थे, धीरे धीरे हमारी वृद्धि हुई। यह वृद्धि किस कारण से होती है? कोशिका विभाजन से। एक कोशिका विभाजित होती है, 2 कोशिकाएं बनेंगी, उन 2 कोशिकाओं के विभाजन से 4 कोशिकाएं, 4 से 8, 16, 32, 64, इस प्रकार से एक बड़ा इस प्रकार से वृद्धि होती रहती है। तो जो कोशिका विभाजन का कार्य है वो केंद्रिका में पाए जाने वाले आरएनए और कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम के कारण ही होता है। जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो जो ये क्रोमेटिन नाम का धागा है, ठीक है, ये धागेदार रूप में नहीं रहता, ये संगठित हो जाता है। आप इस स्लाइड के अंदर देखिए, इसमें ये दिखाया गया है, ये लंबा क्रोमेटिन जो डीएनए मटेरियल है, ये क्रोमेटिन को हम डीएनए मटेरियल भी कह सकते हैं, डीएनए मटेरियल, ठीक है, क्योंकि इसका रासायनिक संगठन क्या है? डीएनए। तो जो ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन इस स्लाइड के अंदर देखिए, इस स्लाइड में जो क्रोमेटिन है ये आगे जाकर के एक दंडाकार आकृति बना रहा है, एक ये संगठित हो जाता है, संगठित होकर के ये क्या बनाता है? गुणसूत्र। क्या बना रहा है? गुणसूत्र, छड़नुमा, कुछ छड़नुमा आकृतियां बना रहा है, ठीक है। इस छड़नुमा आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, या इसका दूसरा नाम होता है पित्तसूत्र। क्या होता है इसको? पित्तसूत्र, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। अगर हम बात करते हैं क्रोमो का मतलब क्या था? रंगीन, रंग, और सोम का मतलब क्या था? पिंड। यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो कुछ रंगीन पिंड होते हैं जो क्रोमेटिन के द्वारा बनते हैं और कोशिका विभाजन के समय बनते हैं, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये केंद्रिका जो है ये लुप्त हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये केंद्रिका जब फटेगी अपने भीतर के डीएनए, आरएनए और एंजाइम को छोड़ देगी, तो उस समय ये लुप्त होगी। और जब कोशिका बन के नई कोशिका जो बनेगी, जो नई कोशिका बनती है उसको बोलते हैं संतति कोशिका, और जिस कोशिका से वो बनी उसको बोलते हैं मातृ कोशिका या पितृ कोशिका, यानी माता पिता। तो वो जो नई संतति कोशिका बनती है, उन संतति कोशिका में पुनः यह केंद्रिका दोबारा अपीयर हो जाती है, दोबारा प्रकट हो जाती है, ठीक है। ये हमारा कोशिका विभाजन का कार्य केंद्रिका के ऊपर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे थे गुणसूत्रों के बारे में। तो ये जो गुणसूत्र हैं, ये गुणसूत्र छद्मनामा आकृतियां हैं, केवल कोशिका विभाजन के समय बनती हैं, और प्रत्येक जीव में, जीवों की जो प्रजाति है उसके अनुसार उनकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या निर्धारित है, कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। सामान्य एक स्वस्थ प्रजाति के एक जीव की जो कोशिकाएं होती हैं, जिस प्रकार हम बात करते हैं मानव कोशिकाओं में, मानव कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, 23 जोड़े। ये जो गुणसूत्र है वो जोड़ों के रूप में रहते हैं, जिस तरह से मैंने उसमें दिखाया ना, ये एक गुणसूत्र है जो इस प्रकार से दिखाया गया है, ये क्या है? गुणसूत्र है, ठीक है। ये गुणसूत्र इस प्रकार के 23 गुणसूत्र मिलेंगे। 22 तो जो होते हैं वो जो शरीर की वृद्धि आदि के लिए होते हैं, जो एक होता है उसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र जो जनन के लिए होते हैं, जो हमारे माता पिता के गुणों को उसकी संतान में पहुंचाना, जो हम अगले वीडियो के अगले सेक्शन में बात करेंगे। तो ये था हमारा कोशिका के गुणसूत्रों के बारे में। ये निर्धारित है, फिक्स है। अब ये सब दिस इज ऑल अबाउट। अब हम बात करते हैं केंद्र के कार्य के बारे में, ठीक है। केंद्र क्या कार्य करता है? केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क या कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क, या इसको बोलते हैं कोशिका का नियंत्रक, कोशिका नियंत्रक, नियंत्रक। कोशिका नियंत्रक क्यों कहते हैं? मस्तिष्क होता है हमारा, जिस प्रकार हमारे शरीर की सारी गतिविधि किससे हो रही है? संचालित, नियंत्रित किससे हो रही है? मस्तिष्क से। ये केंद्रक ये है जो कोशिका की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है,
इसी कारण से इसको कोशिका का नियंत्रक कहा गया है। क्या कार्य नियंत्रित है? जितने भी जैव प्रक्रम कोशिका के भीतर हो रहे हैं, पोषण है, श्वसन है या उत्सर्जन है या कोशिका विभाजन का जो कार्य होता है, ये सब कार्य कौन करता है? इनका सारा नियंत्रण करता है केंद्र। तो केंद्र का पहला कार्य क्या है? ये कोशिका के कार्य को नियंत्रित करता है, कोशिका कार्यों को नियंत्रित करता है, कोशिका कार्यों को नियंत्रित करता है। इसी कारण से इसको नियंत्रक कहते हैं। दूसरा इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन। क्या करता है? कोशिका विभाजन, यानी जो जीवों की वृद्धि होती है उसके लिए भी कौन दायित्व है, कौन उत्तरदायी है? यह केंद्रक। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, जो इसका प्रमुख कार्य क्या है? माता पिता के गुणों को, माता पिता के गुणों को संतान तक पहुंचाना, संतान तक पहुंचाना। देखिए आप अपने सामान्य जीवन के अंदर देखिए, कई बार जो आपके परिचित व्यक्ति होते हैं, अगर आप उनके बच्चों को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये जो शक्ल से उसकी जो चेहरा है वो चेहरा उससे मेल खाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फलाना व्यक्ति का लड़का है या फलानी लड़की की लड़का है। तो इस प्रकार से ये जो रिजेम्बलेंस है, जो ये समानता है, ये जो गुण है, ये किससे? केंद्रक के कारण। ये डीएनए केंद्रक जो है वो अंदर अपने क्रोमेटिन नाम का जो पदार्थ है डीएनए से जो निर्मित है, उसके माध्यम से, उसकी मदद से इन गुणों को संचालित करता है। तो ये थी हमारी कोशिका की संरचना के बारे में। कहीं नहीं जाइए, बने रहिए यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाग के साथ। और जिन दर्शकों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं अनुरोध करता हूं कि मैं आप तक बहुत बेहतर अध्ययन सामग्री लेकर के आऊं। इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, और साथ ही साथ जो घंटे का ये आइकन है इसको भी दबा दीजिए, जिस कारण से जब भी ये जो बेल आइकन पे, इस पे ऑल को क्लिक कीजिए, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो उसकी जानकारी आपको मिल पाएगी और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर।